हेलो दोस्तों, मैं उदय सिंह राजपुरोहित। और अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेश का एक पार्ट है राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहें। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो टॉपिक था राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश, उसकी आज तो है वो शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप पहला नंबर लगाइए और लिखिए शब्दावली ऑफ मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश की शब्दावली, और उसमें पहला नंबर आप लगा दीजिए। ठीक है, पहला जो नंबर लगाइए उसका नाम लिखिए खड़ीन या प्लाया झीलें। खड़ीन या प्लाया झीलें। ठीक है, अब ये क्या होती है, खड़ीन या प्लाया झीलें क्या होती है? तो आप देखोगे खड़ीन जो झीलें होती हैं या इस प्लाया झीलें होती हैं, आप देखोगे मरुस्थलीय प्रदेश है, उस मरुस्थलीय प्रदेश में क्या है, रेत के टीले हैं। ठीक है, रेत के टीले हैं। ठीक है, रेत के टीले हैं, मान लीजिए ये रेत के टीले हैं। ठीक है, इन रेत के टीलों के मध्य जब वर्षा का जल होता है, ठीक है, ठीक है, जब बरसात होती है और बरसात होने के बाद जो वर्षा का जो जल होता है वो रेत के टीलों के बीच में जाके रुक जाता है। ठीक है, और वहाँ पर जो इकट्ठा होता है इन दोरों के बीच में, यानी कि रेत के टीलों के बीच में जब वर्षा का जल इकट्ठा होता है तो यहाँ पर क्या बनती है, झील बनती है, झील नुमा। ठीक है, और झील नुमा आकृति को ही क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं या फिर प्लाया झीलें कहते हैं। खड़ीन या प्लाया झीलें। अगर अब एक और आकृति आती है जिसे बोलते हैं रण और टाट। ठीक है, आप इसी में ही साथ लिख दीजिए, रण या टाट। ये क्या चीज़ होती है? ये खड़ीन और प्लाया झीलें है ना, ये विस्तृत रूप में, यानी कि बड़े बड़े धूलों के बीच में, बड़े बड़े रेत के टीलों के बीच में जब पानी की मात्रा अगर वहाँ पे अत्यधिक होती है, ज़्यादा होती है, तो उससे जो झीलें बनती है वो तो खड़ीन और प्लाया। अगर इन खड़ीन और प्लाया झीलों का छोटा रूप, यानी कि खड़ीन झील का छोटा रूप, यानी कि छोटे रेत के टीले हो, उनके बीच में भी जो पानी इकट्ठा होता है, छोटा रूप, यह रण और टाट कहलाता है। ठीक है, रण और टाट कहलाता है। तो पहली जो शब्दावली है वो आप याद रखिए, खड़ीन और प्लाया झीलें क्या होती है। मान लीजिए रेत के टीले हैं, उन रेत के टीलों के ऊपर क्या होती है, बरसात होती है, और बरसात से पानी का जमाव हो जाता है रेत के टीलों के बीच में, और वहाँ पे जो पानी इकट्ठा होता है उसे ही खड़ीन और प्लाया झीलें कहते हैं। ठीक है, और खड़ीन और प्लाया झीलों का छोटा रूप, यानी कि छोटे मोटे गड्ढे हो, छोटे मोटे रेत के टीलों के बीच में अगर वो पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे अपन रण और टाट कहते हैं। ठीक है, रण और टाट कहते हैं। अब आप कहोगे ये जो रण और टाट है, ठीक है, अब अगर
देखा जाए तो दो टीलों के बीच में, यानी कि एक नंबर ये टीला और दूसरा ये टीला, ठीक है, इनके बीच के भाग को जहाँ पानी जमा होता है उसे बोलते हैं तली, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तली कहते हैं। दो रेत के टीलों के बीच में जहाँ पानी का भराव होता है और उनके जो स्थान होता है, उस क्षेत्र होता है, उसे अपन तली कहते हैं। और तली का मतलब ही होता है तलछट, निचला स्थान, ठीक है। तो तली कहते हैं किसको, जब दो रेत के टीलों के बीच में जहाँ पानी का भराव होता है, जब पानी सूख जाता है या फिर जो पानी सूखने के बाद जो पपड़ी ऊपर परपटे होती है वो जमा होती है, उसे अपन तली कहते हैं। तो यहाँ पर आप 3 बातें याद रखिएगा। पहली शब्दावली के अंदर खड़ी झीलें क्या होती हैं, रेत के धोरों के बीच में जब पानी जमा हो जाता है और उन पानी से बनी झील को ही क्या बोलते हैं, खड़ीन और प्लाया झील कहते हैं। और उसका जो छोटा रूप होता है उसे रण और टाट झीलें कहते हैं, ठीक है। उन जहाँ पे जो ये प्लाया और रण और टाट होते हैं, जब पानी सूख जाता है और उनके नीचे की परपटी जमा होती है, उसे क्या कहते हैं, तली कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट शब्दावली, ठीक है। जो दूसरे नंबर की शब्दावली है उसका नाम है, आप कहोगे, बालसन। बालसन, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि शुष्क क्षेत्र और अर्धशुष्क क्षेत्र के अंदर बीच में कहीं पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, जो भी छोटे मोटे हैं, ठीक है। अब वो क्या है, पर्वत है। मान लीजिए ये क्या है, पर्वत है। अब ये पर्वत, बरसात तो पर्वत पे ही होगी और धोरों पे भी होगी, ठीक है। और ये मैदान है, ये मैदानी भाग है या फिर रेत के टीलों का भाग है, ठीक है। और ये जो है उसे बोलते हैं पर्वत खंड। अब देखो, जब बरसात होगी, वर्षा ऋतु में बरसात होगी, अब बरसात होगी तब 2 पॉसिबिलिटी बनती है। एक क्या होगा, पानी बरसेगा, ठीक है। जब पानी बरसेगा तब या तो पर्वत और जमीन दोनों पर बरसेगा, ठीक है। ये मान लीजिए बरसात हो रही है और सभी क्षेत्र पे होती है, ठीक है। बरसात कहाँ होती है, सभी क्षेत्र पे होती है, पर्वत पे भी होगी और रेत के टीलों पर भी होगी। अब रेत के टीलों पर बरसात हुई और उनका जो पानी का जमा हुआ, उसको तो हमने जो पिछली स्लाइड थी, खड़ीन और प्लाया झीलें, रण और टाट, ठीक है, तली क्षेत्र, वो समझ लिया। अब अगर पानी पर्वत खंड पे बरसता है, ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है। पर्वत खंड पे बरसेगा, या तो वो पर्वत के ऊपर ही जमा हो जाएगा, कहीं पर थोड़ा समतल जगह हुई तो वहाँ पे जमा हो जाएगा, और या फिर पानी पर्वतों से खिसक कर जो नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, और पानी पर्वतों से, एक पानी आ गया, झरना कहो, कुछ भी कहो, यहाँ से पानी आ गया और नीचे जो मैदानी भाग है या रेत के टीलों का भाग है वहाँ पर जमा हो जाएगा, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी एक बनी, ठीक है। जब पर्वत पे बरसात होगी और वो पानी आएगा नीचे रेत के टीलों के मैदान पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर पर्वत खंड है और पर्वत खंड के किसी भाग पर जमा हो गया, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर पर्वत पे वर्षा होती है तो या तो पर्वत के ऊपर जमा हो जाएगा कहीं न कहीं पानी, और या फिर नीचे आएगा। 2 पॉसिबिलिटी हुई। अब पॉसिबिलिटी नंबर 1 की बात करेंगे, ठीक है। जो पहली पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर जो पानी जमा हुआ, इस पानी के जमा से जो क्षेत्र है उससे झील बनेगी, उस झील का नाम होगा बालसन, ठीक है, बालसन झील, बालसन झील,
ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पर्वत के ऊपर जो जमा हुआ है उसे अपन कहेंगे तालाब, सर, नाडी, पोखर। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग इनके नाम होते हैं। ठीक है, तो सर आपने देखा होगा शेखावटी क्षेत्र में भी अपने सर पढ़ा था। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी हुई और दोनों के अलग अलग नाम हो गए। अब देखना, ये बालसन जो झील है, जो बालसन झील है, इस बालसन झील से क्या वो करेंगे, यहाँ के लोग हैं वो खेती करेंगे। ठीक है, और जब पानी सूखेगा और पानी सूखने के बाद यहाँ पे क्या करेगी की जाएगी खेती, उस खेती का क्या नाम होता है, खड़ीन। खड़ीन कृषि होगी। ठीक है, कहाँ होगी, बालसन झील, जहाँ पे क्या होता है अलग अलग, जो पानी सूख जाता है उसके बाद में वहाँ पे तली बनती है और तली से क्या बनेंगे, वहाँ पे जो खेत है वो जोते जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो कृषि की जाती है उस कृषि का क्या नाम होता है, खड़ीन कृषि। और इस खड़ीन कृषि के अंदर जो धान बोया जाता है, वो धान बोया जाता है, उस धान का दो अलग अलग किस्में हैं, आप याद रखना। एक को कहते हैं बेझड़, बेझड़। ठीक है, दूसरे को कहते हैं रायका। ठीक है, बेझड़ और रायका। रायका के अंदर क्या क्या होता है, एक तो सरसों प्लस तारामीरा। सरसों और तारामीरा की जो खेती की जाती है खड़ीन कृषि के नाम से, तो उसको कहते हैं रायका। और बेजड़ है, यहाँ पे होता है जौ और सना, जौ प्लस चना। ठीक है, उसे अपन बेजड़ कहते हैं और बेजड़ भी ये खड़ीन कृषि के अंदर आते हैं। तो खड़ीन कृषि के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है, तो आप देखोगे बेजड़ होते हैं जिसके अंदर जौ और सना की बुआई की जाती है, और रायका आती है, वहाँ पर सरसों और तारामीरा की बुआई की जाती है। ठीक है, ये सर्वाधिक कहाँ पर होती है, इम्पोर्टेंट है और याद भी रखना पड़ेगा आपको। सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर इस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर इस प्रकार की कृषि की जाती है, उसका क्या नाम है, खड़ीन। और बेजड़ और रायका वहाँ पे क्या की जाती है, जुताई की जाती है खेतों की, और जौ और चना, सरसों और तारामीरा वहाँ पर खेती की जाती है। ठीक है, तो आपने क्या समझा इस स्लाइड के अंदर, तो बालसन झीलें क्या होती है, एक, दूसरा तालाब, सर, नाडी, पोखर, ये क्या चीज़ होती है। अब देखना, ये जो तालाब और सर नाडी पोखर है, इसके जो तली का स्थान होता है, उस तली के स्थान को कहते हैं मरहो। क्या कहते हैं, मरहो। तली के स्थान को कहते हैं। ठीक है, तली के स्थान को। ठीक है दोस्तों, तो बालसन झीलें क्या होती है, खड़ीन कृषि क्या होती है, तालाब, सर, नाडी, पोखर क्या होता है, और मरहो क्या होता है, सर्वाधिक खड़ीन कृषि कहाँ होती है, इस स्लाइड के अंदर आपने समझा होगा। ठीक है, अब अपन तीसरी नेक्स्ट शब्दावली के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब जो अगली अपनी शब्दावली है, नंबर लगा दीजिए 3। एक तो आप बोलोगे रेग, एक होता है हमादा। ठीक है, एक होता है इर्ग। ये मरुस्थल की शब्दावलियां हैं, रेग हैं, हमादा हैं, इर्ग हैं। ये क्या क्या चीज़ें होती है अपन समझ लेते हैं। जब मरुस्थल होता है ना, सिर्फ मरुस्थल के अंदर रेत के टीले, कहीं रेत के टीले हैं, ठीक है, कहीं मिक्स में है, रेत के टीले हैं, थोड़े बहुत पत्थर भी दिखते हैं, थोड़े बहुत कंकर भी दिखते हैं,
ठीक है। और कहीं पर तो रेत के टीलों के बीच में बड़े बड़े पहाड़ है, वो भी अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनकी अलग अलग शब्दावली है, उन शब्दावली को अपन समझ लेते हैं। जो रेग है, इस रेग को कहते हैं मिश्रित मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। ये जो हमादा है, इस हमादा को कहते हैं पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल, ठीक है। इर्ग है, इसको कहते हैं रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल, ठीक है। अब मिश्रित मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है और रेतीला मरुस्थल है। इससे क्या समझोगे? मिश्रित के अंदर होता है रेत, टीले प्लस कंकर, ठीक है। इसके अंदर दोनों ही आते हैं। पथरीला जो मरुस्थल है, इसके अंदर ज्यादातर क्या आता है? पहाड़ी खंड आते हैं, ठीक है। और रेतीला जो मरुस्थल है, इसके अंदर रेत के टीले ही आते हैं, रेत के टीले। तो अपन ने 3 शब्दावलियां पढ़ी यहाँ पे। तीसरे नंबर के अंदर रेग है, हमादा है, इर्ग है। रेग का मतलब क्या होता है? मिश्रित मरुस्थल होता है जहाँ रेत के टीले होते हैं, और कंकरीला जो छोटे बहुत खंड होते हैं पत्थरों के, उसे कंकर कहते हैं। तो वो होता है रेग के अंदर, मिश्रित मरुस्थल कहते हैं। हमादा के अंदर पथरीला मरुस्थल है, वहाँ पर क्या थोड़े बहुत पहाड़ी खंड है, थोड़े बहुत पर्वत खंड है, वहाँ पे पाए जाते हैं, वो होता है हमादा। और इर्ग के अंदर क्या होता है? रेतीला मरुस्थल, जहाँ पे रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, जिनके बारे में अपन ने विस्तृत पिछली क्लासों के अंदर चर्चा कर रखी है, ठीक है। जो अगली अपनी शब्दावली है, उसका नाम है पीवणा। पीवणा ये क्या है? ये सर्प की प्रजाति है, ठीक है। ये जो पीवणा है वो एक सर्प की प्रजाति है, और ये जैसलमेर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र हैं, उसके अंदर पीवणा प्रजाति पाई जाती है। जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में, ठीक है। जो पीवणा प्रजाति है वो सर्प की प्रजाति है, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं। अब इस क्षेत्र जो पीवणा है, इसकी क्या विशेषता है? ये जो सर्प की प्रजाति है, ये डंक नहीं मारती है, डंक नहीं मारती है। ज्यादातर क्या होता है? सोते हुए मनुष्य को मुंह से फूंक मारकर वो क्या करता है? मनुष्य से, जो सोते हुए जो मनुष्य होता है, उसको वो फूंक मारता है। कहाँ पर? नाक
की श्वास नली में, नाक की श्वास नली में जहर छोड़ता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। ये कहीं काटता नहीं है, जहर छोड़ता है। ठीक है, तो पीवड़ा एक सर्प की प्रजाति है जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। ये डंक नहीं मारती है, सोते हुए मनुष्य के जो मुंह के अंदर है वो फूंक मारती है, और वहाँ से क्या होता है, नाक के अंदर से जो जहर होता है वो हवा से नाक के अंदर चला जाता है, और इसे होते हैं सोते हुए मनुष्य की ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यह है पीवड़ा प्रजाति जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। जो अगली शब्दावली है उसका नाम है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज, ठीक है, ये लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज एक क्षेत्र है। कहाँ पर है? ये जैसलमेर के अंदर क्षेत्र है। ठीक है, जैसलमेर में लाठी सीरीज एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की क्या विशेषता है? आप कहोगे एक स्थान है जिसका नाम है पोखरण। ठीक है, इसी पोखरण के पास जो रामदेव जी का पवित्र स्थल है रोनिचा, वो इसी पोखरण के पास ही है। ठीक है, इस पोखरण से लेकर एक स्थान है जिसका नाम है मोहनगढ़, जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो चलती है। ठीक है, मोहनगढ़। ठीक है, पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में, पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में क्या है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर कैसी पट्टी है? चौड़ी पट्टी है। 60 किलोमीटर चौड़ाई यानी कि वेड्थ है 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। कहाँ से? पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है, इस क्षेत्र की क्या विशेषता है? इस क्षेत्र के बीच में जो 60 किलोमीटर की वेड्थ है पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है। ठीक है, भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है। भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है। कहाँ से? पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में 60 किलोमीटर छोड़ी है। इस भूगर्भिक जल पट्टी की क्या महत्व है? महत्व यह है कि जो इस क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो पशु पक्षी हैं उन पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता होती है। दूसरी बात, यहाँ पर जल जब वो अपने स्थान से ऊपर की ओर होता है तो वहाँ पर जल भी जल्दी निकलता है, तो पीने के पानी की समस्या भी खत्म होगी। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या पाई जाती है? पौष्टिक घास पाई जाती है। ठीक है, पौष्टिक घास पाई जाती है। उन पौष्टिक घास का नाम लिख दीजिए। एक पाई जाती है सेवन, दूसरा नाम है दामन, तीसरा नाम है मुरात, तरड़गम, अंजल आदि। ठीक है, तो यहाँ पर पौष्टिक घास कौन कौन सी पाई जाती है? सेवन, दामन, मुराद, तरड़गम, अंजल। ठीक है, ये किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है? लाठी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो अगली जो शब्दावली है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगली जो शब्दावली है उसका नाम है चांदन गांव के नलकूप। ठीक है, चांदन गांव के नलकूप, जिसे क्या कहते हैं? थार का गढ़ा कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर के अंदर है।
जैसलमेर में स्थित है। इस चांदन गांव है जैसलमेर के अंदर, रेत के बड़े बड़े टीले हैं और यहाँ पर पानी की इतनी किल्लत चलती है, उस किल्लत के चलते भी चांदन गांव के नलकूप फेमस है, इसलिए तो इनको थार का घड़ा कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर 8-10 फुट नीचे अगर ज़मीन को खोदा जाए तो वहाँ से कहते हैं कि पानी का स्रोत निकल जाता है, और अगर रात को खोदा जाए सुबह देखें तो वो पूरा जितना आपने खुदाई की है वो पूरा का पूरा पानी है वो उससे भर जाता है। ठीक है, इसलिए इसको थार का गड़ा कहते हैं। चांदन गांव जैसलमेर में स्थित है और यहाँ पर कहते हैं कि 24 घंटे पानी की उपलब्धता रहती है। ठीक है, पानी की उपलब्धता रहती है और चांदन गांव के नलकूप इसलिए तो फेमस है। जो अगली अपनी टर्मिनोलॉजी है जिसे बोलते हैं उसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। मरु उद्यान, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है यह बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 3162 किलोमीटर स्क्वायर है बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। इसे राष्ट्रीय मरु उद्यान, वास्तव में देखा जाए तो ये मरु उद्यान है वो राष्ट्रीय, अभी तक जो राष्ट्रीय उद्यान का है वो दर्जा नहीं था, लेकिन इसका नाम ही राष्ट्रीय मरु उद्यान है। और इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो IAS प्री के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय मरु उद्यान की क्या विशेषता है, क्यों फेमस है और क्यों इसे राष्ट्रीय मरु उद्यान कहा जाता है। एक तो ये जो उद्यान है वो थार के मरुस्थल के अंदर है। ठीक है, इसलिए मरु उद्यान नाम पड़ा इसका। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैव विविधता के प्रमाण मिलते हैं। जैव विविधता के प्रमाण, क्योंकि इतने बड़े थार के मरुस्थल के अंदर यहाँ पर जीव वगैरह जो उनके प्रमाण मिलते हैं, तो ये कारण है। दूसरा, अपन ने जो शब्दावली पढ़ी थी जो कालक्रम वाली, जुरासिक पीरियड था, जुरासिक काल, इस जुरासिक काल के अंदर क्या मिले थे, डायनासोर के प्रमाण मिले थे, डायनासोर का जमाना था। और इसी काल के जो प्रमाण है वो अंकलवुड, एक अंकल गांव है, अंकल गांव के अंदर प्रमाण मिलते हैं। और इसलिए अंकल गांव के अंदर जो प्रमाण मिले उसी कारण इसी गांव को एक पार्क के रूप में विकसित किया गया और उसे कहते हैं अंकलवुड फॉसिल्स। फॉसिल्स वो होते हैं जब पुराने काल के अंदर कोई जीव जानवर और जो पेड़ पौधे थे वो जब किसी सुनामी या आपदा के कारण दब जाते हैं, और दबने के कारण वहाँ पर जो भौतिक परिवर्तन होते हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर जो होते हैं, उससे क्या बन जाते हैं, जो नए जैसे गैस है, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन का कारण बनते हैं, इसलिए इनको फॉसिल्स कहा जाता है। ठीक है, अंकलवुड फॉसिल्स पार्क, ये अंकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, और दूसरा है इस पार्क से ही हमें तैतीस सागर के भी प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि उसी काल में था तैतीस सागर।
के अवशेष के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय मरुद्यान है, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर स्थित है। 3162 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो एरिया है। जैव विविधता के प्रमाण मिलते हैं जुरासिक काल, जिसमें डायनासोर का, सॉरी यहाँ पे डायसोर लिखा गया, इसको डायनासोर कर दीजिए। डायनासोर के जो प्रमाण मिले थे डायनासोर के प्रमाण, डायनासोर, ठीक है, डायनासोर के प्रमाण मिले थे। कहाँ पर? आकलवुड गांव, यहाँ पर, इसलिए तो आकलवुड फोसिल्स पार्क वहाँ पर स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय मरुद्यान के बारे में, जो जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे, जो अपने रण और टाट पढ़े थे, उस रण और टाट के बारे में कुछ यहाँ पर रण फेमस है। ठीक है, अलग अलग स्थान पे अलग अलग रण है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, रण के अंदर पहला अगर देखा जाए, डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं अपना बाड़मेर। इस बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी रण है। दूसरा अपन डिस्ट्रिक्ट लेंगे जैसलमेर। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी रण है। तीसरा अपन डिस्ट्रिक्ट लेंगे जोधपुर। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी रण है। तीसरा अपन जो चौथा अपन डिस्ट्रिक्ट लेंगे उसका नाम है चूरू, और चूरू के अंदर भी रण है। तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से रण है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर महत्वपूर्ण जो रण है, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, उसका नाम है थोब क्षेत्र। थोब क्षेत्र अगर देखा जाए तो वर्तमान में बालोतरा जो डिस्ट्रिक्ट बना है उसके पास में है, लेकिन आता पहले बाड़मेर क्षेत्र के अंदर था। तो ये थोब क्षेत्र, जो थोब क्षेत्र का रण है, वो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। जैसलमेर की बात करेंगे, जैसलमेर के अंदर दो महत्वपूर्ण रण है। एक का नाम है बाकरी क्षेत्र का रण, और दूसरा है, अपन ने बात की थी जो पोखरण और मोहनगढ़ था, उस पोखरण के अंदर जो रण है इसको पोखरण का रण कहते हैं। ठीक है, जोधपुर के अंदर दो रण आते हैं, एक आता है बाप और दूसरा आता है फलोदी। बाप और फलोदी का रण फेमस है। और चूरू के अंदर देखा जाए तो चूरू के अंदर महत्वपूर्ण दो रण है। एक का नाम है परिहारी रण, जिसको शेखावटी रण भी कहते हैं, शेखावटी रण भी कहते हैं। और दूसरा जो रण है उसका नाम है ताल छापर। और ताल छापर यहाँ पर क्या है, चूरू के अंदर है, स्थित है। और ताल छापर झील भी है, और ताल छापर कहते हैं अभ्यारण्य भी है। ठीक है, ये चूरू के अंदर ये चार रण यहाँ के फेमस है, और ये आप टर्मिनोलॉजी याद रखना। ठीक है, जो अगली अपनी शब्दावली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो अगली शब्दावली है उसका नाम है मरुस्थल का मार्स। मरुस्थल का मार्च, ये क्या होता है? मरुस्थल का मार्च किसे कहते हैं? देखो, अपन ने पढ़ा कि रेत के टीले अपनी स्थिर जगह पर नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, उसी स्थानांतरण को ही मरुस्थल का मार्च कहा जाता है। ठीक है, मरुस्थल का मार्च कहा जाता है। तो आप किसे कहोगे? रेत के टीलों का अपना
स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन करना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। ठीक है, ठीक है। तो मरुस्थल का मार्च आप देखोगे, अगर मार्च को देखना भी चाहो ना मरुस्थल का, मैं आपको यहाँ पे मैप बना के समझा देता हूँ। अब देखो, ये राजस्थान का क्षेत्र है और ये अरावली का क्षेत्र है। ठीक है, अब इस अरावली यहाँ पे है मरुस्थल, ये मरुस्थल है, और इस साइड तो अरावली पर्वतमाला है तो बढ़ नहीं सकता। ठीक है, अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, आगे की ओर घिसकेगा, और आगे की ओर घिस कर यहाँ पर जो स्थिति बन रही है और उसे ही अपन मरुस्थल का मार्च कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, रेत के टीलों का जमाव होगा, और ये किस दिशा के अंदर हो रहा है तो आप कहोगे उत्तर पूर्व दिशा की तरफ। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा के अंदर रेगिस्तान का मार्च, यानी कि मार्च ऑफ द डेजर्ट कहते हैं इसे। और ये किस डायरेक्शन के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ हो रहा है। ठीक है, और यही मरुस्थलीय जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे आगे, मरुस्थलीकरण, और उसी ही समस्या का यही कारण है मार्च ऑफ डेजर्ट। ठीक है, जो अगली अपनी टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है बाप बोल्डर क्ले, बाप बोल्डर क्ले। बाप बोल्डर क्ले क्या होते हैं? देखो, बाप बोल्डर क्ले है वो, अगर देखा जाए तो बाप का अपन ने रण पढ़ा। ठीक है, बाप का रण कहाँ है, जोधपुर साइड में है। ठीक है, तो आप देखोगे हिमानी यानी कि बर्फ, जब उस समय पहले काल के अंदर, पहले का काल कोई आज तो पृथ्वी बनी नहीं है। ठीक है, जब पृथ्वी बनी थी तो उसके अंदर एक काल आया था, हमने पढ़ा था, जिसका नाम था कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस पीरियड था। ठीक है, कार्बोनीफेरस पीरियड आया था। उस कार्बोनीफेरस पीरियड के अंदर क्या हुआ, कहते हैं कि इस जगह पे जो बाप बोल्डर क्ले है, इस जगह पे जो हिमानी के द्वारा कंकर और पथरीले अवसाद थे और उनका निर्माण हुआ था। ठीक है, हिमानी का मतलब होता है कि वहाँ पर ज्वालामुखी हो या फिर ऊपर उल्का पिंड के द्वारा हो, किसी द्वारा वहाँ पर पत्थर या फिर कंकर के अवसाद यानी कि जमाव को। ठीक है, बाप बोल्डर क्ले कहा जाता है। ठीक है, जो अगला अपना टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है नखलिस्तान। नखलिस्तान या फिर आप कहोगे मरु उद्यान। अब नखलिस्तान और मरु उद्यान के बारे में अपन समझने वाले हैं। नखलिस्तान क्या होता है कि जब रेत के टीले हैं, मान लीजिए ये रेत के टीले हैं। ठीक है, इन रेत के टीलों पर क्या हुई, बरसात।
ठीक है। रेत के टीलों पर क्या हुई? बरसात। ठीक है। बरसात से क्या हुआ? जल का जमाव। और इस जल के जमाव के कारण यहाँ पर क्या हुए? पेड़ पौधों की उत्पत्ति। और इन पेड़ पौधों की उत्पत्ति कहाँ होती है? घास है, पेड़ पौधे हैं, जो भी आप कहोगे। ठीक है। जो आसपास के क्षेत्र के अंदर हरियाली, यानी कि हरियाली प्लस पेड़ पौधों की उत्पत्ति होती है, और इसी कारण इस क्षेत्र को मरुस्थल के अंदर इन पेड़ पौधों और हरियाली के जमाव को कहते हैं क्या? नकली स्थान, यानी कि मरुस्थल का नकली स्थान कहते हैं। नकली स्थान कहते हैं। ठीक है। देखो, रेत के टीलों के अंदर पानी का जमा होगा तो वहाँ पर आसपास के अंदर पेड़ पौधे होंगे, कहीं घास होगी, तो उससे क्या होगी? हरियाली विकसित होगी, और हरियाली विकसित होने की क्रिया को ही नकली स्थान ऑफ डेजर्ट कहते हैं। ठीक है। और फिर अपन आगे की बात करेंगे, और आगे अपने पढ़ा था दरियन किसे कहते हैं, और दरियन के बारे में तो अपने खूब चर्चा की है। दरियन के प्रकार भी पढ़े थे। इसको कहते हैं रेत के टीलों को ही दरियन कहते हैं। रेत के टीलों को ही दरियन कहते हैं। दरियन कहते हैं। और लास्ट जो अंतिम बिंदु है उसका नाम है थार का जो मरुस्थल है। थार का मरुस्थल। जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल को अपन ने दो भागों में विभाजित किया। एक को है भारत के अंदर, और दूसरा है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। भारत के अंदर जो थार का मरुस्थल है उसका 85% भाग आता है, और पाकिस्तान के अंदर 14 से 16% भाग आता है। ठीक है। 14-16% भाग आता है पाकिस्तान के अंदर, और भारत के अंदर थार के मरुस्थल का 85% आता है। फिर अगर बात की जाए भारत के अंदर जो राजस्थान का हिस्सा है, उस राजस्थान का हिस्सा लगभग 62% क्षेत्रफल कवर करता है थार के मरुस्थल का। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो थार का मरुस्थलीय प्रदेश है, या राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके बारे में चर्चा की। और अगली जो क्लास आएगी वो आएगी अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। ठीक है। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, और तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।